Hi, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम करेंगे DSSB PCT कॉमर्स का ये 2021 का पेपर है जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था फीमेल का। ओके, तो मैं चाह रही थी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और इससे हम कुछ बेटर भी कर पाए। ओके, तो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। ओके यस, ये एक्चुअली आई हैव दिस पेपर इन PDF, बट एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इन इंग्लिश एंड सेकंड थिंग इसके अंदर ऑलरेडी आंसर कीज दे रखी है। तो आपकी हेल्प के लिए कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए उसके लिए मैंने इनको टाइप किया हिंदी और इंग्लिश दोनों में और इसको एज ए मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज हियर। क्वेश्चन नंबर 1, Dash reflects change in foreign asset and liability of the country। इनमें से कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा अकाउंट है जो रिफ्लेक्ट करता है किसी भी कंट्री की असेट्स एंड लायबिलिटी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जब हमारा कैपिटल अकाउंट होता है किसी कंट्री का, वो क्या बताता है, उस कंट्री की असेट्स एंड लायबिलिटी बताता है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, डैश इज वन where the firm's participation in the export-import operation is minimum and most of the tasks are carried by middleman। तो इसमें कह रहा है कि वह जहां निर्यात और आयात संचालन में फर्म की भागीदारी न्यूनतम होती है, अधिकांश कार्य बिचौलियों द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो मतलब यहाँ पे जो फर्म होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, मतलब उसने अपने मिडल मैन रख रखे हैं जो आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द बिल which requires the drawee to make payment immediately on presentation is। क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कौन सा वो बिल है जो एक ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए बाध्य करता है जब भी वो उसके सामने आ जाएगा। मतलब इमीडिएटली जैसे उसके पास वो बिल आ जाएगा कि भाई जैसे ही सेलर ने बोला कि अब मुझे पेमेंट कीजिए, वो बिल भेज देता है तो तुरंत उसको ड्रॉई को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। तो कौन सा बिल है, क्या वो विदेशी बिल है, दृष्टि बिल है, लदान का बिल है या मियादी बिल है। तो वो है यूसेंस बिल, मियादी बिल। ओके, सॉरी साइट बिल, सॉरी इट इज द साइट बिल। जैसे ही मतलब मिलते ही करेगा तो साइट बिल आएगा, सॉरी ये नहीं रहेगा, दृष्टि बिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्कर वाज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ही नोटिस्ड अ लीकेज इन कूलिंग सिस्टम पाइपलाइन। ओके, एक वर्कर है, एक फैक्ट्री में काम करने लग रहा है और उसने नोटिस किया कि जो कूलिंग पाइपलाइन है उसके अंदर लीकेज है। द कंपनी सफर्स अ ह्यूज लॉस ड्यू टू दिस। उसकी वजह से क्या हुआ, उस लीकेज की वजह से कंपनी काफी सफर करती है, ह्यूज लॉस में उसको लॉस होता है। Which of the following business risk is being exhibited here। तो कह रहा है जो एग्जाम्पल दिया उससे हमें क्या पता चलता है कि किस तरह का ये बिजनेस रिस्क है। क्या ये नेचुरल कोज है, पॉलिटिकल है, ह्यूमन है। तो माय डिफरेंस, ना ही नेचुरल है, ना ही पॉलिटिकल है, ना ही ह्यूमन है। क्या है ये, फिजिकल एंड टेक्निकल कोज। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, फर्स्ट। नाउ द फिफ्थ, which of the following sources of the fund does not come under long term loan। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि इनमें से कौन सा है जो एक कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए लॉन्ग टर्म लोन का सोर्स नहीं है। तो मॉर्गेज है, डिबेंचर है और गवर्नमेंट डेट्स है या फिर इनवॉइस फाइनेंसिंग है। देखिए मॉर्गेज और आपका डिबेंचर, गवर्नमेंट डेट, ये आपके किस तरह के आएंगे, ये आपके आएंगे लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म में आएगा इनवॉइस। तो इसमें नोट पूछा था, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज EDI स्टैंड फॉर। जो EDI है यहाँ पर इसका आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी फर्स्ट ही रहेगी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नाउ द 7th, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। हमसे दे रखा है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1956। इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज है
as an association, okay, established for purpose of assisting, regulating and controlling business of। ये कह रहे हैं जो सिक्योरिटी एक्ट है हमारा 1956 स्टॉक एक्सचेंज को क्या कर रहा है, यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, किसको कंट्रोल करने के लिए। जब बात यहाँ पे सिक्योरिटीज की आ रही है तो देखिए ना ही वो सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है, ना ही राइस एंड शुगर हो सकती है, ना ही गोल्ड एंड सिल्वर हो सकती है। तो क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट 1956 किसके लिए बताया है, स्टॉक एक्सचेंज किसको रेगुलेट करता है, बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज, इसको कंट्रोल करता है। नाउ द नेक्स्ट इज 8th, small scale and large scale industries, these are classified of industries on the basis of। देखिए जो हमारी स्मॉल एंड लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती है उसको कह रहे हैं कि कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। हम क्यों कहते हैं कि स्मॉल है या लार्ज है, तो हम वो किसके बेस पर कहते हैं, क्या उसकी नेचुरल एक्टिविटी है के बेस पर कहते हैं, या लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पर कहते हैं, या नेचर ऑफ द गुड्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उसके अंदर उसके बेस पे कहते हैं। तो इन तीनों से ही नहीं बल्कि हम किससे करते हैं, साइज ऑफ एक्टिविटी से। ओके, राइट ऑप्शन रहेगा 4th। क्वेश्चन नंबर 9th, विच टैक्स एम्स टू सबसम प्लेंथोरा ऑफ टैक्सेस, ये एक स्लैंग है, ऑफ टैक्सेस इनटू वन सिंगल टैक्स अक्रॉस द कंट्री एंड मेक गुड्स यूनिफॉर्मली प्राइस्ड अक्रॉस इंडिया। हमारे देश के अंदर एक नई तरह का टैक्स लागू हुआ है जिसके अकॉर्डिंग जो सिंगल टैक्स को ही इसमें मान्यता दी गई है अपने देश के अंदर, जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आई है ना। तो ये कौन सा है, तो सभी को पता होगा, बहुत इजीली इसको राइट टिक करके आए होंगे सभी। इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, या फिर वैल्यू टैक्स है। सबसे ज्यादा जिसके ऊपर मतलब काफी विवाद हुआ था, बाद में कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कौन सा था, जीएसटी टैक्स था, जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूनिफॉर्म हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज मोर कंसर्न्ड विद द साइंस ऑफ मैनकाइंड एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ होल। क्वेश्चन इज सेइंग इनमें से वो कौन सी स्टडी है जो कंसर्न करती है किसके लिए, कि हम किसकी साइड किसकी स्टडी कर रहे हैं, मैनकाइंड की, साइंस ऑफ मैनकाइंड। इशू लाइक इंडिविजुअल कल्चर, जिसके अंदर हम मैनकाइंड की कल्चर देखते हैं, कल्चर पर स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर, कंपैरेटिव एटीट्यूड पर, अक्रॉस कल्चर, मतलब ह्यूमन के ऊपर यहाँ पर क्या हो रही है, स्टडी हो रही है। तो वो किस तरह का होता है, कौन सी स्टडी कहलाती है, क्या वो साइकोलॉजी है, या फिर सोशियोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी है। तो मनुष्य जाति के ऊपर अगर कोई स्टडी हो रही है तो उसका नाम है मनुष्य जाति का विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच मॉडल ऑफ जॉब डिजाइनिंग हैज द फीचर्स स्टेटेड बिलो। तो इसमें कुछ 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कह रहा है इनको देखते हुए आपको बताना है कि इनको स्टडी करने के बाद आप कौन सा मॉडल बताएंगे। तो इसमें कौन कौन सा है, इस मॉडल के फीचर्स हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स जॉब स्कोप हो, जिसके अंदर वो मॉडल जो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। द हाई और लो डिग्री ऑफ इंडिविजुअल नीड स्ट्रेंथ, इसके अंदर मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है किसी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ की। नंबर 3 है द नेचर एंड द टाइप ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, और साथ में ये डिपेंड करता है ये मॉडल किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर एंड टाइप पर। ओके, तो वो कौन सा मॉडल है। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आनी है, ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर, कि हम हाई रखेंगे लो रखेंगे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वो हो गए हमारे कॉन्टिजेंसी मॉडल। ओके, आकस्मिकता मॉडल। क्वेश्चन नंबर 12, इन 2021 द चीफ सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू वाज। इस क्वेश्चन इज सेइंग कि जो हमारा 2021 फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन सी सोर्स से मिला है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू सबसे ज्यादा जब टैक्स कलेक्ट किया तो सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है, क्या वो सेल टैक्स थी, जीएसटी था, एक्साइज ड्यूटी थी, या वैट थी। तो आई होप एवरीबडी नोज कि जब से जीएसटी लागू हुआ है
क्योंकि यूनिफॉर्मिटी जैसे हमने पीछे इसको रीड किया है कि जीएसटी अब हमारे यूनिफॉर्मली क्या हो गया, पूरे देश के अंदर लागू हो चुका है, तो यहाँ पे जीएसटी आएगा, इसके अंदर ये सारे अदर जितने भी टैक्स वो इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन किस क्या रहेगा इसका? सेकंड। डीएसएसबी के अंदर पीजीटी में 200 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो ये 200 क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में नहीं करेंगे, इसको हम 100 2 वीडियोस में लेकर आएंगे। फाइन, तो आज हम कवर करेंगे 100 क्वेश्चन, फर्स्ट 100 क्वेश्चंस। ओके, नाउ द 13 क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। एक्स बोट गुड्स फ्रॉम द वाई, एक्स ने कुछ गुड्स बोट किए मतलब खरीदे वाई के, जो थे 1 लाख रुपए के, और इस पर 10% इसको क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला, 5% कैश डिस्काउंट, और साथ में अगर वो कैश देता है तो 5% उसके ऊपर उसने कैश डिस्काउंट मिला। एक्स मेड पेमेंट ऑफ 60% इन कैश, तो हम कह सकते हैं 1 लाख के क्या थे? सामान था, जिसके अंदर 10% इसको क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। जो उसमें से बचा हुआ था उसके अंदर 60% उसने क्या कर दी? 60% कैश पेमेंट की, और कैश पेमेंट के ऊपर भी उसको 5% का क्या मिला? डिस्काउंट मिला है। तो इसे पूछ रहा है हाउ मच कैश डिस्काउंट विल एक्स रिसीव, तो एक्स को कितना कैश डिस्काउंट मिला। तो माय फ्रेंड्स, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले इसका 10% इसको क्या देंगे? ट्रेड डिस्काउंट देंगे, एंड आफ्टर दैट जब उसमें से टोटल में से 60% आप कैश दे रहे, कैश के ऊपर 5% का डिस्काउंट लगाएंगे, तो आपका कितना आएगा? 2700। राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड। Question number 14. It represents an account of all receipts and payment against outflow and inflows of goods and services abroad by the resident country. What it is called? Question में कह रहा है कि यह निवासी, मतलब इनमें से कौन सा है जिसके अंदर यह निवासी देश के द्वारा विदेशों में माल सेवाओं के बहिर्वाह जो भी है, जो छोड़ो, इसके अंदर क्या है कि एक देश के निवासी मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी अदर कंट्री के साथ गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. मैकडोनल्ड्स operates their fast food restaurants all over the world through which of the following? ये भी बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। इसे पूछ रहा है जो मैकडोनल्ड्स है, जिसको मैगडी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके क्या है कि फास्ट फूड के रेस्टोरेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो उसका कौन सा सिस्टम है ये काम करने का, जो ऑपरेट कर रहा है वो किस बेस पर कर रहा है? क्या वो चेन सिस्टम है, बोथ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग ओनली, या फिर ओनली फ्रेंचाइजिंग? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जैसे मुझे भी अगर कोई मैकडी का रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? एक फ्रेंचाइजी लूंगी, ठीक है? फ्रेंचाइजी के बेस पर मुझे उसका परमिशन मिल जाएगी फ्रेंचाइजी के ऊपर कि आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो एक तरह से वो क्या फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है। नाउ द 16. गवर्नमेंट हैज पास्ड एन एक्ट टू एंश्योर दैट द गुड्स एक्सपोर्टेड आर क्वालिटी वाइज अप टू द मार्क। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। क्यों? अगर मान लीजिए आप कोई भी सामान है एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्वालिटी वाइज अप टू मार्क होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर कोई कंट्री चाहती है एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करे, लेकिन हम खराब माल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कंट्री की क्या होगी? एक्सपोर्ट होना कम हो जाएगा। तो एक अप टू द क्वालिटी मार्क्स के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंश्योर किया है। तो कह रहा है वो एक्ट कौन सा है, ये पूछा इसके अंदर। ये क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा ही हैवी हो गया। ओके, इनको हटा देते हैं, 2, 3 and 4। ओके, कुछ एक्स्ट्रा होगा क्योंकि टाइपिंग में लिंक दैम। ओके, तो ये कौन सा माय डियर फ्रेंड्स? ये है थर्ड एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। ओके, now the question number 17. Which of the following represent range of the period of a commercial paper? जो हमारे कमर्शियल पेपर होते हैं उनकी मैच्योरिटी की रेंज पूछिए कि कितने से कितनी हो सकती है। क्या वो 7 to 1 ईयर के लिए होते हैं, या 60 to 90, 20 to 40, 120 to 36, 365 डेज के लिए?
तो सभी ने इजीली इसका आंसर दे दिया होगा और आप भी इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, यही अप्रोप्रिएट लग रहा है और आंसर भी यही है। तो राइट ऑप्शन रहेगा 7 days to 1 year की कमर्शियल पेपर की एक तरह से रेंज होती है टाइम पीरियड की। क्वेश्चन नंबर 18, द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उसके अंदर जो लिमिटेशन है, कहते हैं इनमें से कौन सी एक लिमिटेशन है? क्या वो लिमिटेड फाइनेंस है, लिमिटेड लायबिलिटी है, इक्वलिटी इन द वोटिंग स्टेटस या स्टेबल एग्जिस्टेंस? तो एग्जिस्टेंस स्टेबल होता है इसका, ये इसकी एडवांटेज है। इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स, यस, 1 वोट 1 मेंबर के ऊपर बेस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसके अंदर, लेकिन फाइनेंस इसके अंदर जो लिमिटेड आता है वो इसकी क्या है, कि लिमिटेशन है, क्योंकि जितने मेंबर्स इसके अंदर होंगे सोसाइटी के अंदर उतना ही एक तरह से फाइनेंस होने की उम्मीद होती है, इससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, मेंबर्स के ऊपर, उनकी फाइनेंस जो उनकी स्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना पैसा लगा सकता है। तो राइट ऑप्शन है इसका 1, लिमिटेड फाइनेंस, ये किसकी लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not an advantage of automated accounting system? जो हमारे हम क्या करें, आज के टाइम में सब कुछ क्या हो गया, कंप्यूटराइज हो गया है, तो एप्लीकेशंस आने लग गई हैं, तो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन हमारे इंडिया में भी क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ऑटोमेटेड है। ओके, तो कह रहा है कि इसके क्या एक एडवांटेज नहीं है, क्या एक फायदा नहीं है? ये फास्ट होती है, डेफिनेटली फास्ट होती है, एप्लीकेशन बेस्ड है, ये एक्यूरेट भी होती है, इट हैज अ हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, और लास्ट है इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ये भी एक इसका बेनिफिट है। लेकिन कह रहा है इसके अंदर हाई डेवलपमेंट कॉस्ट आती है, ये इसकी एक एडवांटेज नहीं है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 3rd, इसकी उच्च विकास लागत। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? इसमें कह रहा है कि एक बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट आता है उसका क्या रोल है, रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। देखो, फ्यूचर ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होती है प्रॉफिट से, डेफिनेटली रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट, अगर फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो उससे क्या करेगी, जो उसकी पुरानी जितनी एसेट उनको रिप्लेस कर सकती है, नई लेकर आ सकती है, उससे उसका ग्रोथ रहेगा, ग्रोथ बना रहेगा। नंबर 3rd है इवेल्युएशन ऑफ द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साथ में वो इवेल्युएट कर सकती है, अपने आप का इवेल्युएशन कर सकते हैं कि एक बिजनेस कैसे सक्सेसफुल हो रहा है हमारा और आगे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तीनों ही है, ओके, तीनों ही रोल है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, 3rd। 21st देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन? हम मार्केटिंग का सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है, होल मार्केट को एक मार्केटर क्या आता है, अपने सेगमेंट में डिवाइड करता है, फिर उसको टारगेट करता है। तो एक सेगमेंटेशन के कौन कौन से टाइप है, हमने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन भी पढ़ा है, जियोग्राफिक भी और बिहेवियरल भी, मतलब व्यवहार, भौगोलिक और जनसंख्याकी हमने ये पढ़ा है, लेकिन कभी भी होलिस्टिक सेगमेंटेशन हमने नहीं पढ़ा। राइट, तो यही इसका नहीं है टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। राइट ऑप्शन रहेगा 1st। बहुत ही इजी पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था, सिंपल बेसिक, मतलब बहुत इजीली आप इनके आंसर को टिक कर सकते थे और रॉन्ग को एलिमिनेट कर सकते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22nd, which approach in study of organizational behavior assumes that nothing is like permanent way of arriving at a particular solution effectively? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कहते हैं वो कौन सी स्टडी है ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या अज्यूम करके चलती है कि कुछ भी है ना परमानेंट नहीं है, मतलब सिचुएशंस होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, जो भी हमारे सामने एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने चैलेंजेस आते हैं, सब चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद सेम सिचुएशन रहेगी, 1 साल बाद सेम सिचुएशन रहेगी। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अप्रोच एक ऑर्गेनाइजेशन को लेनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए सॉल्यूशन इफेक्टिवली क्या होता है, तो एक जो कंपनी है वो क्या करती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अप्रोच लेती है, ओके, अपनाती है। तो वो एक तरह का कैसी अप्रोच है, तो कह रहे कुछ भी परमानेंट नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में कुछ भी अनसर्टेन एवरीथिंग, और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक कंपनी क्या करती है, डिसीजन लेती है। तो कैसा अप्रोच है, कॉन्टीजेंसी अप्रोच। ये किसको बताता है, कॉन्टीजेंसी अप्रोच को बताता है, मतलब आकस्मिक प्रस्ताव। 23rd देखते हैं, अंडर द डॉक्यूमेंट
against acceptance method, the exported draws are usance or time bill. These bill have a usance period of, कह रहा है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस मेथड, जो एक्सपोर्टर ड्रॉ करता है यूसेंस बिल, टाइम बिल जिसे कहते हैं भाई इतना पर्टिकुलर टाइम है इसके ऊपर और उसके बाद उसकी मैच्योरिटी आ जाती है, पेमेंट करनी पड़ती है। तो कह रहा है कि उसका टाइम पीरियड कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत ओड से दिख रहे हैं, 20, 50, 90, मतलब एलिमिनेट कर सकते थे हम, 30, 50, 100 इसको एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन ये देखिए मंथ वाइज चल रहा है, 30, 60 डेज, 90 डेज, 120 देन 180 डेज। तो राइट ऑप्शन क्या था इसका? थर्ड, और अदर आप इजीली इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट ऑप्शन है थर्ड। ओके, which of the following is the orderly arrangement of group efforts to provide unity of action for the attainment of common purpose? Question is saying कि इनमें से क्या है जो orderly अरेंज करती है, अरेंजमेंट की तरह होता है जो ग्रुप एफर्ट्स को, मतलब एक कंपनी क्या करती है अपने ग्रुप एफर्ट को अरेंज करती है, किसके लिए? ताकि उनकी जो एक्शंस है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो प्रोसीजर हो रहे हैं, उनके अंदर क्या आ जाए, एक यूनिटी आए। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजाइजिंग करेंगे, मैनेजिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे या कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। राइट, 24th का आंसर रहेगा या कोऑर्डिनेशन। तो राइट ऑप्शन रहेगा जब एक यूनिटी में काम करते हैं तो एक तरह से वो क्या है, एक कॉमन पर्पस के लिए कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। राइट ऑप्शन है इसका फोर्थ, समन्वय। 25th, which theory advocate that the learner's response is instrumental in producing reinforcing stimulus? कह रहा है इनमें से वो कौन सी स्टडी है जिसके अंदर लर्नर रिस्पॉन्स करता है, किसके बेस के ऊपर? इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोड्यूसिंग, मतलब एक स्टिमुलस चाहिए उसको और वो उससे रिइंफोर्स होता है। तो कौन सी स्टडी है? क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग है, कॉग्निटिव लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है या सोशल लर्निंग है? सीडीपी सभी ने पढ़ी होगी। राइट ऑप्शन इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग ऐसा बताती है। ओके, सफुर अनुकूल। 26, which of the following is not the function of stock exchange? जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज सेल और बाय की जाती हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, कह रहा है इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इट इज नॉट परमिट स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए फर्स्ट यहाँ पे रोंग आ रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर जहाँ स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ये परमिट नहीं होता कि स्पेकुलेशन किया जाए सिक्योरिटीज का। नहीं, यहाँ पे क्या करते, ब्रोकर्स होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं, वो स्पेकुलेशन यूज करते हैं। यहाँ पे स्पेकुलेट मतलब यहाँ पे बिजनेस होता है, ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की। तो ये रॉन्ग है और नोट ही हमसे पूछा था। इसके अलावा देखो ये प्रोवाइड करती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, प्रोवाइड करती है सेफ्टी टू डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स रेडी एंड कंटिन्यू मार्केट फॉर बायर एंड सेलर, यहाँ पर रेडी में आपको रेडी मार्केट मिलती है बायर और सेलर के लिए, बिल्कुल सही बात है। It provides ready and continuous market for the buyer and seller for the existing shareholder and bonds, बिल्कुल सही है ये भी। तो राइट ऑप्शन कौन सा था हमारा? फर्स्ट, जो एक फंक्शन नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, द सेबी एंड द सेबी अंडर सेबी एक्ट, जो हमारी सेबी है सेबी एक्ट पे काम करती है, हैज बीन मेड the administrative authority for enforcement of general control over the trading of stock exchange. Yes, देखिए जो सेबी किसको रेगुलेट कर रही है? स्टॉक एक्सचेंज को। लेकिन व्हाइल वो पूछ रहा है कंपनीज एक्ट, जो हमारा कंपनीज एक्ट प्रोविजन है वो किसके लिए काम करता है? सेबी का काम है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ठीक है। तो कह रहे जो कंपनीज एक्ट 1956 लगा लो यहाँ पे या 2013 लगा लो, कोई भी लगा लो, तो कहता उसका क्या फंक्शन है, उसकी क्या प्रोविजन, वो किसके लिए है? फर्स्ट है इश्यू ऑफ कैपिटल, डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्पेशल ऑडिट, या फिर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये तो स्टॉक पे काम हो गया। रेगुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सिक्योरिटीज, रिकवरेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ये तो सारे सेबी के काम हो गए। लेकिन कंपनीज एक्ट किसको रेगुलेट कर रही है? हमारे इश्यू ऑफ कैपिटल, डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल ऑडिट। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट। 28th क्वेश्चन इज हियर, एडवर्टाइजमेंट लाइक, एक एडवर्टाइजमेंट का स्लैंग दे रखा है,
से नो टू ड्रग्स। एक एडवर्टाइजमेंट है, मान लो होर्डिंग लगी हुई है, रोड पर जा रहे हो और वहां पे लिखा है होर्डिंग के ऊपर से नो टू ड्रग्स, मतलब ड्रग्स यूज मत कीजिए। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ मार्केटिंग, ये किस तरह की मार्केटिंग है? क्या ये सोशल मार्केटिंग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग है, ब्रांड मार्केटिंग है, वैल्यू मार्केटिंग है? तो इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे इन तीनों को, और आप बता सकते हैं कि तरह से क्या है, सोशल मार्केटिंग। क्वेश्चन 9, सॉरी ये 29 आई थिंक। प्रेज, appreciation, bonus, additional benefits for enforcement of output are the device of। क्वेश्चन 29 पूछ रहा है कि ये इनमें से वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो बताती है, जिसके अंदर प्रेज होती है, एप्रिसिएशन होती है, बोनस मिलता है, एडिशनल बेनिफिट भी मिलती है, किसके लिए? कि भाई आप जितना अच्छा काम करोगे आपको ये सब चीजें मिलेंगी। आपको क्या मिलेगा? अच्छा काम करोगे, अच्छा आउटपुट आपका रहेगा, तो एम्प्लॉय को प्रेज मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, साथ में बोनस मिल सकता है, या फिर उसको एडिशनल बेनिफिट मिल सकते हैं। तो एक तरह से कंपनी की कैसी स्ट्रेटेजी है? फंक्शनल एनालिसिस स्ट्रेटेजी है, इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी है, टाइम स्ट्रेटेजी है, या इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी है? तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इसका रहेगा हस्तक्षेप की रणनीति, इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। 30, क्वेश्चन नंबर 30 इज आस्किंग इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कह रहा है जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हमारी होती है, द कंपनी टेक्स डिसीजन टू फेज आउट वीक प्रोडक्ट एंड कट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो कौन सी स्टेज है जहां पर जब उनका प्रोडक्ट क्या होता है, वीक होने लगता है, उस केस के अंदर उसकी प्राइस को कम कर देती है। तो कौन सा फेज होता है? क्या वो ग्रोथ होता है, डिक्लाइन होता है, इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी होता है? जब वीक होने लग गया तो डेफिनेटली वो डिक्लाइन हो रहा है, राइट? तो राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, which of the following is the demand in which consumer dislike the product and may even pay to avoid it? क्वेश्चन कह रहा है कि वो किस तरह की डिमांड है जिसके अंदर कंज्यूमर क्या करे, प्रोडक्ट को डिसलाइक कर रहा है, मतलब ना पसंद कर रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा प्रोडक्ट, और उसको खरीदने के लिए, उसके लिए पैसे पे करने के लिए अवॉइड करता है वो, मतलब उसको पसंद नहीं कर तो खरीदेगा क्योंकि ऑब्वियसली। तो किस तरह की डिमांड है वो? नेगेटिव है, इरेगुलर है, डिक्लाइन है, लेटेंट है? आई होप everyone can answer it easily। काफी लड्डू क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन रहेगा इसका नेगेटिव डिमांड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 32nd, एन इंडियन फर्म परचेजेस गुड्स फ्रॉम द ताइवान। एक इंडियन फर्म है, ताइवान से क्या कर रही है, गुड्स खरीद रही है, सेल कर रही है उन्हीं गुड्स को यूरोपियन यूनियन कंट्री से, मतलब एक कंट्री से ले रही है, एक तरह से इंपोर्ट कर रही है, अदर कंट्रीज को क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। Which the following is the above mentioned trade an example of? मान लो एक कंट्री से आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हो, और दूसरे में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसी सामान को, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड कहेंगे। मतलब दोनों ही है, इंटर मतलब आपने एक तो क्या किया, इंपोर्ट किया, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या कहलाता हमारा, इंटरपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट इज 33, which of the following is not an advantage of WTO in India? कह रहा इनमें से जो हमारा WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के अंदर इसका एक बेनिफिट नहीं है। बूस्ट इन एक्सपोर्ट, इसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर बूस्ट आया। सेकंड क्या करें, ट्रेड लिंक्स विद द मेंबर कंट्री, इससे हम अपनी जो अदर कंट्रीज उनके साथ ट्रेड लिंक हुआ WTO की वजह से। मेनली फोकस्ड ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, जब सेंटेंस कह रहा है कि ये केवल, मतलब मेनली, केवल तो नहीं है यहाँ पे, मेनली ये फोकस्ड है WTO किसके ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो एक एडवांटेज इंडिया के लिए कैसे हो सकता है? एक्सपोर्ट में अगर बूम आ रहा है, बूस्ट हो रही है हमारी एक्सपोर्ट, तो उससे हमारे फायदा हुआ, यस। ट्रेड लिंक हो रहा है अदर कंट्री से, तो ये भी एक बेनिफिट है इंडिया के लिए। स्पेशल कंसेशन मिल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, ये भी एक बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे फोकस हो रहा है ओनली डेवलप्ड कंट्रीज पर, तो ये बेनिफिट नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड। Question next is 34. Which of the following functions of management includes guiding the subordinates, supervising their performance, communicating effectively and motivating them? क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके अंदर क्या होता है, हम अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को गाइडिंग दे रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, और कम्युनिकेटिंग भी इफेक्टिवली कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो क्या वो स्टाफिंग में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है, कंट्रोलिंग में आता है, डायरेक्टिंग में आता है?
सुपरवाइजिंग हो गई, गाइडिंग हो गई, या फिर एक तरह से मोटिवेट करना, वो किस में आता है? आपका डायरेक्टिंग में आता है। राइट ऑप्शन किस क्या रहेगा इसका? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 35, फैक्टर्स लाइक रेफरेंस ग्रुप, colleague and family that influence behavior of consumer is known as। एक कंज्यूमर है मार्केट के अंदर, उसका बिहेवियर कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, उसके कलीग है, उसकी फैमिली, उससे। तो कैसा फैक्टर है? क्या वो बिहेवियरल फैक्टर में आएगा, सोशल फैक्टर में आएगा, पर्सनल में आएगा, कल्चरल में आएगा? तो 35 का आंसर होगा ये है उसका सोशल फैक्टर, क्योंकि उसके सोशल जो उसके आसपास के लोग उन्हीं के बारे में बता रहा है ना, तो वही दे रखे हैं। तो एक तरह से उसका सोशल फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, चेंज होता है, प्रभावित होता है। 36, इन विच कंट्री द कोड ऑन डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज पब्लिश्ड बाय द ब्लू रिबन कमेटी। क्वेश्चन कह रहा है ब्लू रिबन जो कमेटी है, ये क्या है? कोड ऑन द डिजायरेबल कॉर्पोरेट, ये कहाँ पे गवर्नेंस की जाती है? ये गवर्नेंस वाज पब्लिश्ड बाय, ये किसने पब्लिश की? वांछित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संहिता किस देश में प्रकाशित की गई थी? क्या ये जापान में थी, यूएसए में थी, इंडिया में थी, या चाइना में थी? तो ये ब्लू रिबन कंपनी जो प्रकाशित करती है, कौन करती है? यूएसए से है ये। 37, डैश इज एन कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो टू पार्टीज के बीच में हुआ है, किसके लिए? बाय और सेल के लिए, एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। मतलब केवल दो पार्टीज के बीच में डीलिंग हुई है कि पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करेंगे, किसी भी एसेट को खरीदेंगे और सेल करेंगे स्पेसिफिक प्राइस पर और फ्यूचर डेट पर। तो क्या किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? क्या वो बैकवर्ड डिलीवरी है, फॉरवर्ड डिलीवरी है, या स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है, या रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है? तो अब जहाँ पे कस्टमाइज्ड होता है, जहाँ पे स्टैंडर्डाइज नहीं होता, कस्टमाइज्ड हो रहा है, दो पार्टीज आपस में मिलकर बैठकर बात करती हैं और नेगोशिएशन करती हैं, वहां पे क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, राइट। और स्टैंडर्डाइज कहाँ पे होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। सेकंड आंसर इज सेकंड। 38 question is asking how many types of cooperative banks are operating in India currently। हमारे देश के अंदर कितने टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल की बात करें तो ये 3 टाइप के हैं। इनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। ये 3 तरह के बैंक है जो हमारे इंडिया के अंदर इस टाइम क्या करें, ऑपरेट कर रहे हैं। और इनको फर्दर भी डिवाइड किया गया है, कैसे कि किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, टाउन लेवल पर, स्टेट लेवल पर, एज पर देयर रिक्वायरमेंट इन सराउंडिंग्स। ओके, तो 3 टाइप्स के हमने पढ़े। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, a group of items within a product line that share one of the several possible form of the product is known as। इसमें कह रहा है वो ग्रुप ऑफ आइटम विद इन अ प्रोडक्ट लाइन जो शेयर कर रही है कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर सेवरल कितने पॉसिबल हो सकते हैं, कितने टाइप का हो सकते हैं, कितने फॉर्म हो सकते हैं, पॉसिबल फॉर्म्स कि प्रोडक्ट के कितने फॉर्म हो सकते हैं। क्या वो प्रोडक्ट लाइन कहलाएगा, या फिर प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, या प्रोडक्ट टाइप। जब पॉसिबल फॉर्म्स की बात करें कि भाई एक प्रोडक्ट के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट टाइप होगा वो। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? उत्पाद प्रकार। क्वेश्चन नंबर 40, डैश ऑन द प्री शिपमेंट फाइनेंस इज गिवन टू सेलर। इसमें कह रहा है कि एक फाइनेंस है जो दी जा रही है, किसको? सेलर को दी जा रही है प्री शिपमेंट से पहले। आप देखिए कुछ सामान लेने, मान लीजिए कुछ बनवाने जा रहे हो आप, ये वैसे उससे थोड़ा सा मैं वैसे दे रही हूँ, ये तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का है, सॉरी। तो हम मान लीजिए कुछ बनवाने गए, हमने कहा फर्नीचर बना दो हमारे लिए, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, एडवांस पेमेंट दो, राइट, ऐसा होता है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि वो भी तो सामान लगाएगा, वो कहेगा मैं ये सामान बनाना है तो एडवांस पेमेंट दे दो। इस तरह की ही फैसिलिटीज क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी होती है, जिसके अंदर सेलर को कुछ प्री शिपमेंट से पहले ही फाइनेंस मिल जाता है, किससे? बायर से। मतलब इंपोर्टर किसको दे रहा है? सेलर को दे रहा है। क्या करता है? एनेबल द फाइनेंसर टू ड्रॉ एन एडवांस अगेंस्ट शिपमेंट। तो क्या कहेंगे, वो किस तरह का क्रेडिट है? क्या वो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट है, रिवॉल्विंग क्रेडिट है, रेड क्लोज लेटर क्रेडिट है, या फिर ट्रांसफरेबल क्रेडिट है? तो उसको कहेंगे रेड क्लोज लेटर, कहाँ पे गया, हाँ,
लेटर क्रेडिट, राइट ऑप्शन इसका थर्ड। ओके हाँ, यहाँ पे इसको रिमार्क्स है कि रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ अनसिक्योर्ड लोन, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, बायर एक्सटेंड करता है सेलर को एक तरह से एडवांस। ओके, these letter of credit are often used to facilitate international export and trade, इस तरह के किसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड ट्रेड के लिए। रेड क्लोज लेटर्स ऑफ क्रेडिट आर वे फॉर द सेलर टू बूस्ट देयर वर्किंग कैपिटल, इससे क्या होता है, सेलर की वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके लिए मतलब माल आगे पहुंचाना है तो उसके खर्चे तो आएंगे ही ना, तो उसके लिए उसको कहाँ से मिल गया, एडवांस मिल गया पहले से ही इंपोर्टर से। आई होप समझ गए होंगे आप। Okay, I hope everything is clear. Next question is 41. Every year, DAS is celebrated as a World Consumer Right Day. हमारे वर्ल्ड में मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा 15th ऑफ मार्च, आंसर इज थर्ड। 42. Which is that part of nominal capital, कह रहा है नॉमिनल कैपिटल का वो पार्ट, नॉमिनल कौन सी होती है, अथोराइज्ड कैपिटल होती है ना, विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। कल जो हमारा कॉमर्स है उसके बच्चे को पता है, बहुत इजीली आंसर दे सकता है इसको। अथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को क्या किया जा रहा है, ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, अनहोल्ड कहेंगे, पेड अप कहेंगे, इश्यूड कहेंगे या फिर अथोराइज्ड कैपिटल कहेंगे, तो क्या होगी हमारे इश्यूड कैपिटल। रेड क्वेश्चन था। Move on next question, that is 43. Which of the following types of bank accounts allow for overdraft facility to the account holder? क्वेश्चन कह रहा है वो जो हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, सेविंग होता है, करंट अकाउंट होता है, इसके अलावा बहुत सारे रिकरिंग अकाउंट ये वो, ठीक है। तो कह रहे वो कौन सा बैंक अकाउंट है जो अलाउ करता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए जो करंट अकाउंट होता है ना उसके अंदर ये फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की। और एक और चीज है, जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर कभी भी हमें क्या नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे सेविंग अकाउंट में हमको हमारा पैसा कुछ पड़ा रहता है, मान लीजिए ओवर टाइम क्या हमें मिलता रहेगा, ओवर टाइम उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन करंट अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ ऑल जो करंट अकाउंट होता है फैसिलिटेट करता है किसको, बिजनेसमैन। राइट ऑप्शन रहेगा इसका थर्ड। 44. Balance of revaluation account being profit or loss is transferred to, देखिए आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, कोई जो पार्टनर्स है वो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस का, ओके। तो उसको कह रहे हैं रिवैल्यूएशन के बाद जो बैलेंस बचा हुआ है, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है, वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ओके। क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट है तो उन्हीं का ही ना, उन्होंने कमाया और रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। राइट ऑप्शन है सेकंड। ओके, नेक्स्ट इज 45. Which of the following does not come under consumer rights according to the Consumer Protection Act? जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, कह रहा है इनमें से वो कौन सा राइट है जो उसके अंदर नहीं आता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के अंडर 6 हमारे क्या राइट्स मिले हुए कंज्यूमर्स को, किसको, उपभोक्ता को। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है, सेफ्टी का है बिल्कुल, इंफॉर्मेशन का, रिड्रेसल का भी, लेकिन लीगल असिस्टेंस का नहीं है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, जो एक राइट नहीं है वो है फोर्थ, राइट टू गेट लीगल असिस्टेंस। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, लिस्ट 1 और 2 दे रखी है। आई एम सॉरी इसको मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाई। देख लेते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहता है, तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि आप मान लीजिए किसी के पास कोई एसेट है, उसको वो क्या कर सकता है, सेम सब्जेक्ट को, सेम एसेट को वो मतलब इंश्योर्ड करवा सकता है अलग अलग इंश्योरर से, ओके। राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका बी, द सेम सब्जेक्ट मैटर मे बी इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब उसको क्षतिपूर्ति करनी होगी तो सब अलग अलग देंगे, वो टोटल जो उसको क्षतिपूर्ति है ना सब मिलकर फिर वही देंगे, ऐसा नहीं कि उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन हमारा क्या कह रहा है, सैब्रोगेशन क्या कहता है कि जब इंश्योरर को क्या दे देता है, फुल पेमेंट देता है क्षतिपूर्ति की, उसके बाद
उसके ऊपर जो हक आता है उस एसेट के ऊपर वो किसके पास चला जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास। ओके, सेकंड का रहेगा डी, once the claim of insured has been settled, the ownership right of the subject matter of insurance pass on to the insurer. Now the principle of indemnity. Indemnity क्या कह रही है हमारी, इंडिमनिटी का क्षतिपूर्ति की बात कर। मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस क्यों करवाते हो, इससे आपको जब भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा, मतलब उसको एक तरह से आपको इंडिमनिटी कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ए, द इंश्योरेंस इज नॉट अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट, और यहाँ से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, सिर्फ आपको जो नुकसान हुआ ना उतना ही मिलेगा। ओके, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या कहती है, आपने इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कराने के बाद आप क्या करोगे, उस पर उसको इग्नोर कर दोगे, मतलब उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखोगे उसके साथ। ऐसा तो नहीं गाड़ी लेके आए और उस पर इंश्योरेंस करवाए और कहीं भी जाके उसको खुली छोड़ दी, मतलब लॉक नहीं किया या फिर कुछ भी हो रहा उसके साथ हमने करने दी, ऐसा नहीं है। हम उसको अपना समझ के, चाहिए हमने इंश्योरेंस उसका करवा रखा, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसके ऊपर, लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, फर्स्ट का बी, इसका राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड। ओके 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इन प्रेजेंट टाइम। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन हम 47 में आए, काफी लंबी हो गई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इन प्रेजेंट टाइम। जो हम वेयर हाउसिंग होती है, ओके, वेयर हाउस जो होते हैं मतलब गोडाउन जो होते हैं, वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटीज होती है, इनमें से एक फंक्शन नहीं है, मतलब एक नहीं, कौन सा फंक्शन है ये पूछा है। रिस्क बियरिंग, जो हम वेयर हाउस करते हैं क्या वो रिस्क बियर करते हैं, फाइनेंस देते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देते हो, या फिर प्रोसेसिंग ऑफ स्टोर्ड मटेरियल, या फिर हम स्टोर्ड मटेरियल उसके अंदर स्टोर करने के बाद उसके ऊपर उस माल के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, क्या वेयर हाउसिंग के ऐसे फंक्शंस हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड, मतलब इनमें से। क्वेश्चन नंबर 48, अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। क्वेश्चन में कह रहा है जो हमारा कंज्यूमर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने अमाउंट तक हम स्टेट कमीशन के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पुराना है 19, अरे राम रे, वो कितना है 20 लाख टू 1 करोड़। ओके, हम स्टेट कमीशन में कहां तक कर सकते हैं, 20 लाख से और 1 करोड़ के बीच में। ओके, और अगर न्यू की बात करें, न्यू में है 1 to 10 करोड़ के बीच में, लेकिन ये पुराने के अकॉर्डिंग पूछा क्योंकि जो फिगर दे रखे हैं ये पुराने के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट। Which characteristic from given below does not justify the role of non-governmental organization? इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा जस्टिफाई नहीं कर रहा है रोल ऑफ नॉन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा रोल नहीं है, ये पूछा है। जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो स्टेटमेंट हमें निकालनी है यहाँ से। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट है कैरी आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल हो सकता है। दे आर ऑफ अनलिमिटेड साइज थर्स फुलफिलिंग देयर एवरी गोल इजीली। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, सारे ही गोल इजीली वो फुलफिल नहीं कर सकता। राइट ऑप्शन क्या है, जो जस्टिफाई नहीं कर रहा, यही स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई नहीं कर रही, किसके लिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 51, which of these statements is ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी है स्टेटमेंट जो बिल्कुल ट्रू है। 51 में द यूज ऑफ मीडियम डज नॉट हेल्पफुल इन द अचीविंग गोल्स ऑफ सेल। देखो मीडियम हम यूज करके अपने गोल्स, मीडियम मतलब मीडियम, आप मान लीजिए कोई सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो आपको एक तरह से गोल, आपका सेल का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हमें तो सही निकालनी है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज रिलेटिवली चीपर देन टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। तो कह रहे हैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग जो होती है चीपर होती है, सस्ती होती है किसी टेलीविजन से ही, बिल्कुल सही है। तो हमें ट्रू ही निकालना है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड। इसके अलावा जो अदर होंगे वो भी क्या आएंगे, रॉन्ग होंगे। 52, who of the following does not have a stake in the business। बिजनेस के अंदर इनमें से एक है जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब स्टेक नहीं है, एक तरह से हिस्सेदारी नहीं है। किसकी नहीं है, क्रेडिटर्स की होती है, इन्वेस्टर्स की भी होती है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा अपना पैसा। टैक्सेशन अथॉरिटी, आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टैक्सेशन देना पड़ेगा, तो इनका भी स्टेक है। तो कंज्यूमर का कोई स्टेक नहीं होता, राइट ऑप्शन सेकंड। 53, द पर्पस ऑफ डैश
is analyze the expenditure so as to ascertain the cost. यहाँ पे कोस्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे वो कौन सा है जिसका पर्पज क्या है कि हम जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनको एनालाइज करते हैं और असर्टेन करते हैं कोस्ट को। डैश का उद्देश्य व्यय का विश्लेषण करना है ताकि फर्म द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की लागत का पता लगाया जा सके और कीमतें तय की जा सके। मतलब एक कंपनी है अपनी प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की क्या कर रही है, फिक्स कर रही है प्राइसेस। वो किसके ऊपर करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग पे करती है, वही हेल्पफुल करती है, हमें हेल्प करती है। राइट ऑप्शन है क्या सेकंड। आई होप समझ गए होंगे आप। 54 बहुत इजी था ये। स्टेट इन विच सिनेरियो द वैल्यू ऑफ रूपी इन रिलेशन टू जापान येन विल एप्रिशिएट। कह रहा है एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे रूपी की वैल्यू किसके कंपैरिजन में, जो जापान की जो करेंसी है येन उसके से एप्रिशिएट है, मतलब उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, हमारी रुपए की वैल्यू ज्यादा है किसी जापान की करेंसी से। अज्यूम करना एक्सचेंज रेट आर फ्री, और यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या है, फ्री है टू वेरी। ओके, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं और अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखा गया है। तो इनमें से कौन सी एक सिचुएशन हो सकती है, हमारे पैसे की, हमारे रुपए की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है, बेटर है किसी जापान के येन से। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, फोर्थ। इससे क्या है कि हमारे कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, इंक्रीज होगी, ओके, देन दैट ऑफ जापान। 5 which of the following features is incorrect about cash credit। जो कैश क्रेडिट लिया जाता है, ओके, तो उसके लिए कौन सा इनकरेक्ट है कैश क्रेडिट की बात करें तो। 55 का इसमें देखते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। जो कैश क्रेडिट है क्या उसकी लिमिट आरबीआई तय करता है, नहीं, इंडिविजुअल जो जितने भी बैंक है वो अपने अपने करते, ठीक है, इसके अंदर आरबीआई नहीं करता। वो तो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कैश क्रेडिट कितने करना है इनकरेक्ट पूछा और इसके अंदर, ठीक है, तो ये इसका फीचर नहीं है। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, फर्स्ट, कि कैश क्रेडिट लिमिट को डिसाइड करता है आरबीआई एंड इज व्यूड क्वार्टरली, और इसको क्वार्टरली रिव्यू भी करता है, ऐसा नहीं है, ओके। इसके अलावा जो अदर है वो सब क्या है, सही है, करेक्ट है। नाउ द 56 which of the following is not the cause of dissolution of the partnership। जो पार्टनरशिप बनाते हैं उसका एक कौन सा क्या रीजन नहीं हो सकता डिसोल्यूशन का। तो अगर इंसॉल्वेंसी हो जाए पार्टनर की, तो हो सकता है डेथ हो जाए पार्टनर की, यस, या फिर एक्सपायरी हो जाए, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए उन लोगों ने बना रखी है, पार्टनरशिप इन्वॉल्व हुए हैं, अगर वो डेट ही मैच्योरिटी आ जाएगी तो क्या होगी, एक्सपायरी हो गई और वो क्लोजअप कर सकते हैं अपने बिजनेस को। लेकिन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ये एक रीजन नहीं हो सकता किसी भी पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। राइट ऑप्शन है फोर्थ। 57 continuous existence of a company irrespective of change in the membership of the same is known as। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, कंपनी का कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस है इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन मेंबरशिप, कोई आए कोई जाए कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कौन सा है, क्या किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये। तो राइट ऑप्शन रहेगा लड्डू है परपेचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ये कब आया था हमारा, तो ये था हमारा फोर्थ 1956 में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 में। द स्टैंडर्ड ऑफ 58 का सही है वैसे, वन का सी होना चाहिए, आई थिंक 1951 आएगा, सॉरी ये रॉन्ग है, ठीक है। जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1951 में आया था, ओके। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 में। अब बात करते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, ये कब था, 1956। और मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा, राइट ऑप्शन है इसका। किससे मैच हो रहा है, 1969 से। तो इस तरह से हम देखते हैं तो फोर्थ का ए और ए, 1 का डी, 1 का सी, सॉरी 1 का बी और 1 का सी। राइट ऑप्शन है इसका फोर्थ। नाउ द 59 वेयर वर IMF एंड वर्ल्ड बैंक सेटअप।
जो हमारा IMF है और वर्ल्ड बैंक है वो कहाँ पर है? तो सबको पता है ये कहाँ पे, अमेरिका में है। अमेरिका के अंदर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भी एक जगह का नाम है न्यू हेम्स्फीयर, इसका नाम है, ठीक है, इस जगह का जहाँ पे ये दोनों आमने सामने ही है ये। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सक्सेसफुल MIS? ओके, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका एक सक्सेसफुल होने का एक फीचर नहीं है। लाइक कॉम्प्लेक्स होती है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होती, यही इसका फीचर नहीं है। इसके अलावा ये एक्यूरेट, फ्लेक्सिबल, ये सब सही है, ठीक है। ओके, नाउ 69, 61 इन डैश द कंपनी हैज नो ओनरशिप एंड कंट्रोल इन द बिजनेस। कह रहा है इनमें से किसका कोई ओनरशिप नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती बिजनेस की, एंड इज एंगेज्ड इन कंप्लीट सेलिंग ऑफ अ यूनिट। तो ये किसके अंदर होता है? तो ये किसके ऊपर? डिसइन्वेस्टमेंट पे। डिसइन्वेस्ट मतलब हम अपनी ओनरशिप को त्याग रहे, कंट्रोल जो बिजनेस का है वो किसी और को दे रहे हैं और उसको कंप्लीटली किस क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो किस में आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। राइट ऑप्शन इसका विनिवेश। नाउ 62 दिस टाइप ऑफ प्लान डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस नेम इट। वो कौन सा टाइप ऑफ प्लान है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है कि सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस की हमें जो एक्टिविटीज करनी है उनको एक तरह से सीक्वेंस में डाल दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे? प्रोसेस हो रहा है, सीक्वेंस हो रहा है, तो है ना, मतलब प्रक्रिया। राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? फोर्थ। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर नहीं है। मैनेजर्स हैव फॉर्मल अथॉरिटीज, द साइज एंड मेंबरशिप चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। देखो फॉर्मल के अंदर ये तो नहीं हो सकता कि आप टाइम टू टाइम मेंबर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे और साइज भी चेंज होता रहेगा, नहीं, ये इसका एक फीचर नहीं है। इसके अलावा सभी। कोऑर्डिनेशन इज द, कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल सा है, सबों ने पढ़ा होगा। ये क्या है बताइए? कोऑर्डिनेशन का एक तरह से मैनेजमेंट का एक एसेंस है, मतलब प्रबंध का सार। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट। 65 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। हम मान लीजिए दो कंपनी आपस में मिलकर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रही है, ओके, उसका एक मेरिट नहीं है, तो कौन सा नहीं हो सकता? शेयरिंग बिजनेस सीक्रेट, इसका एक मेरिट कैसे हो सकता है? मान लीजिए अपने बिजनेस का सीक्रेट शेयर कर रही है आपस में, एक मेरिट नहीं माना जा सकता। इसके अलावा डेवलपिंग एंड डिफ्यूजिंग और टेक्नोलॉजी, एक दूसरे का शेयर कर रही है, सही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? रिड्यूस हो रही है, या सिनर्जी की वजह से रिड्यूस होती है। 2 दूनी 5 कर देते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4 होता है, लेकिन जब दो कंपनी मिलकर काम करती है तो 2 दूनी 5 हो जाते हैं। रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ रिसर्च, इसके अलावा दोनों मिलकर काम करती, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाती कि जो उनका रिड्यूस हो जाती है फाइनेंस रिस्क भी और कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन एक प्रॉफिट कौन सा मेरिट नहीं है? जो शेयरिंग बिजनेस सीक्रेट, ये एक मेरिट नहीं माना जा सकता। 66 इट इज द मैट्रिक्स which is helpful to make strategic choice in respect of internal and external factor to know the growth of the project। कह रहा है वो कौन सी मैट्रिक्स है जो हेल्प करती है स्ट्रेटेजिक चॉइस में, किसके लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के। मतलब प्रोजेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, उसकी ग्रोथ देख रहे हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको देखते हैं, तो किस में स्टडी की जाती है? वो हो जाती है BCG मैट्रिक्स में। आई होप सभी ने पढ़ा हुआ होगा ये। 66 का आंसर रहेगा फोर्थ। एन ऑर्गेनाइजेशन XYZ gives training to only those students who scored 75% in their exam। एक XYZ कंपनी है जो उन्हीं स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देती है जो 75% क्या करते हैं? स्कोर करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्लान इट इज? एक तरह से क्या है ये? उसकी पॉलिसी है, राइट? क्या है उसकी नीति है कि भाई हम जो 75 से बिलो होंगे ना उसको इंटर्नशिप नहीं देंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग फोरमैन इज नॉट अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। कह रहा है इनमें से जो फोरमैनशिप है FW टेलर ने जो दी थी, तो उसमें कह रहा है इनमें से कौन सी फोरमैन की टाइप नहीं है किसमें? प्लानिंग डिपार्टमेंट में, जब प्लानिंग की जाती है उसके अंदर एक। तो इसमें कौन कौन सी? 68 में हम देख लेते हैं। शॉप डिसिप्लिनरी प्लानिंग में आती है, डिसिप्लिन देखा जाता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम और कॉस्ट की मतलब रेगुलेट किया जाता है प्लानिंग में। यस। गैंग बॉस, ये इस प्लानिंग में नहीं आता, ठीक है। और या इंस्ट्रक्शन
कार्ड कलर, इंस्ट्रक्शन देना, ये भी प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? थर्ड। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है इनमें से कौन सा एक मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिंग, स्टाफिंग है, कौन सा नहीं है? कोऑपरेट। तो हमने जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है? सह संचालन। 69 का थर्ड। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14। इजी था ये। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा होता है वो किसकी समरी देता है? तो 71 का आंसर लड्डू क्वेश्चन है, जो है कैश रिसीट एंड पेमेंट, मतलब एक कंपनी की कैश रिसीट और पेमेंट, चाहे वो हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड या कैपिटल हो, तो दोनों को ही एक तरह से ही रिकॉर्डिंग रखी जाती है इसके अंदर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, कैश रिसीट एंड पेमेंट। 72 on which of the following principle of scientific management decision should be based on the facts rather than the rules of thumb? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था, जिसने कहा था ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, जिसमें बोला गया था डिसीजन किसके ऊपर बेस होना चाहिए? फैक्ट्स के ऊपर, ना कि रूल्स ऑफ थंब के ऊपर। तो ये किसके लिए है माय डियर फ्रेंड्स? 72 का रहेगा डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर द ईच एलिमेंट्स ऑफ मैंस वर्क। राइट ऑप्शन है इसका थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग द अवेलेबल रिसोर्सेज? इनमें से कौन हेल्प करता है किसके लिए? डिसीजन मेकिंग में, कि जो आपके पास ऑल्टरनेटिव उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना। इक्वलाइजेशन, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्टिमाइजेशन। जो ऑप्टिमाइज्ड होगा, जो अनुकूल होगा, उसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको चूज कर लिया जाएगा ऑल्टरनेट को। 74 सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? एक ही पर्सन के पास होना चाहिए डिसीजन, है ना? तो किसी पास टॉप लेवल के पास या एक ही पर्सन सेंट्रलाइज है, उसके पास अथॉरिटी और अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? 74 का आंसर रहेगा आपका रिटेंशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर बाय द टॉप मैनेजमेंट। राइट ऑप्शन रहेगा इसका सेकंड। 75 डैश इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। इसमें कह रहा है वो कौन सा है इनमें से, वो क्या है जो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट किसके काम नीचे काम करेगी? एक मैनेजर के। मैनेज एक सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करेगा, ये कौन बताता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फंक्शन स्ट्रक्चर? तो कौन बताता है उसको? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। 76 who suggested higher payment for those workers who produce standard output or more and lower payment to those who fails to produce standard output? तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था FW। सबसे पहले इन्होंने दी थी पेमेंट सिस्टम। तो राइट ऑप्शन है इसका थर्ड, कि मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का भी काम कर रहे हैं या उससे ऊपर कर रहे हैं, तो उसको अच्छी, उससे ज्यादा पेमेंट मिली। और जो नीचे काम कर रहे हैं, जो फेल है स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, जो प्रोड्यूस नहीं करे, स्टैंडर्ड आउटपुट भी नहीं दे पा रहे, उसको उसमें फेल हो रहे, तो उसको लोअर वेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड। FW टेलर ने बोला था ऐसा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 77 a network of social relationship that arise spontaneously due to interaction at work is called। एक ऐसा सोशल रिलेशनशिप जो एकदम से अराइज हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, जब आप इंटरेक्शन करते हो वर्क के ऊपर, अपने वर्क स्टेशन है, वर्क प्लेस है, जहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हो आप, रिलेशनशिप बन जाता है, तो क्या कहेगा? आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से अनौपचारिक संगठन। राइट ऑप्शन इसका थर्ड। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप लेवल बनाता है। यस, राइट ऑप्शन है इसका सेकंड। हु सेज दिस? एक डेफिनेशन दे रखी है, किसने दी? प्रबंधन लेखांकन का संबंध लेखांकन सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी है। तो ये किसने? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। तो ये किसने दी मेरे फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन इसका रहेगा RN एंथनी ने। 80 टाटा मोटर्स लिमिटेड मुंबई सेंड 250 टाटा वैन्स टू सांघी ब्रदर्स। टाटा मोटर्स मुंबई ने 250 टाटा वैन्स को किसको दिया है? सांघी ब्रदर्स को दिया है, इंदौर, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के ऊपर, मतलब इनको दे दिया भाई, अब आप इनको आगे सेल करो फर्दर।
दिस ओनरशिप विल रिमेन्स विद, ओनरशिप किसके पास रहेगी, तो किसके पास, टाटा मोटर्स के पास ही रहेगी, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, फोर्थ, 80 का फोर्थ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम, कह रहे इनमें से एक सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम, उसमें से एक कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा एक पार्ट है, तो कंप्यूटर तो खुद में एक सिस्टम है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नाम है इसका, तो इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये तीनों मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 2, 3 एंड 4, राइट ऑप्शन है इसका सेकंड। आइडेंटिफाई विच इज नॉट द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के, देखो अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, कह रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है, जैसे टैली है, टैली हम यूज करते सभी को पता हो, रियल बुक्स, कैश मैनेजर, लेकिन बेस्ट बुक नाम से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट ऑप्शन इसका रहेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83, अ कर्व, एक ऐसी कर्व जो शो करती है द सम ऑफ क्वांटिटीज दैट ऑल कंज्यूमर इन पर्टिकुलर मार्केट वुड बी विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस लेवल, तो एक कंज्यूमर जब डिमांड करता है तभी तो खरीदेगा, तो उसकी विलिंग और एबल कौन बताएगा, उसकी डिमांड कर्व बताएगी, राइट ऑप्शन इसका सेकंड। 84, हु डिफाइंस, डेफिनेशन दे रखी है, द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, तो कह रहा है स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है संख्यात्मक डेटा का संग्रह, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या। किसने दी थी डेफिनेशन, क्रोकस्टोन और कोर्डन ने। 85, इन फैक्ट्री गारंटीड वेजेस एट द रेट ऑफ, हिंदी पढ़ दूं, कारखाने में रुपए की दर से मजदूर की गारंटी 48 घंटे में सप्ताह में 2.80 प्रति घंटे का भुगतान किया जाता है। समय और गति अध्ययन से यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी विशेष उत्पाद की एक इकाई से के निर्माण में 20 मिनट लगते हैं, अनुमत, समझ में नहीं मुझे, ओके, राइट ऑप्शन इसका मैं बता देती हूँ, जो है क्या, फोर्थ, 85 का रहेगा फोर्थ, हाँ सही है, ओके। 86, फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग, फिक्स्ड कैपिटल हमें कब जरूरत नहीं है, क्या एक्वायर करेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत नहीं रहेगी, लैंड और बिल्डिंग के लिए फिक्स्ड रहेगी, ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, पेइंग सैलरी, सैलरी पे करने के लिए क्या फिक्स्ड कैपिटल लेंगे हम, नहीं, ये करंट से भी हो सकता है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ, 86 का फोर्थ। 87 देखते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट डिटरमाइंस, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, तो रिग्रेशन एनालिसिस डायरेक्ट जंप करती हूँ मैं आंसर पे, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेशन एनालिसिस क्या बताती है कि ये एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताती है, ठीक है, वेरिएबल्स के बीच में। Okay, now the 88 factors to be considered while taking a financial decision, जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है किसी फर्म को, तो इनमें से किसका ध्यान देंगे किसका नहीं देंगे ये पूछा है, ठीक है। तो फैक्टर टू बी कंसिडर किसको, किन फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड बिल्कुल करेंगे, रिस्क इन्वॉल्व इसके अंदर होगा और कैश फ्लो होगा, तीनों को ही करेंगे, ठीक है, जब फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो तीनों को ही लेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not included in the direct employee cost, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या इनमें से नहीं लेंगे, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, तो एनालिस्ट, ऑपरेटर ऑफ अ मशीन, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर। 89 का देखिए, सुपरवाइजर जो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं वो डायरेक्ट में नहीं इनडायरेक्ट में आएगा, ओके। इसके अलावा टेक्नीशियन है, ऑपरेट जो मशीन को कर रहा है वो भी डायरेक्ट में आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, एनालिस्ट भी आएगा। 80, इन अ डैश distribution the value of arithmetic mean is highest, कह रहा इनमें से कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर, किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा रहेगी, तो माय डिफरेंस वो पॉजिटिव रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड लॉ क्या कहती है, तो मैं डायरेक्टली जंप करूंगी, सभी को पता होगा, राइट ऑप्शन इसका थर्ड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, जितनी प्राइस ज्यादा होगी, हमारा डिमांड लो कहती है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, ये हमारे क्या कहते हैं, डिमांड लो बोलती है, तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड है। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल,
तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा नॉर्मल माना जाएगा, एक तरह से लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल लॉस हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो किस कौन सा माना जाएगा। इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल इवोपरेट होकर उड़ रहा है तो एक नॉर्मल होगा। केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल की केयरलेस हो रही है, नाम से ही पता चल रहा है 92 में कि मतलब इससे पता चल रहा है कि केयरलेस हो रही है, तो ये एक नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। लॉस हो रहा है ड्यू टू एक्सीडेंट, ये भी अब नॉर्मल है। और देखो यहाँ पे उठाईगिरी, उठाईगिरी को नाम याद आ गया, वो जो एक मूवी थी ना, अरे फुकरे, जिसके अंदर भोली पंजाबन कहती है उठाईगिरी, इस तरह से कुछ बोलती है, तो ये भी एक नॉर्मल है। इसके अलावा इवोपरेशन हो रही है पेट्रोल की, तो एक नेचुरल है, मतलब नेचुरल क्या है, नॉर्मल है, ये तो होगा ही होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट, पेट्रोल का वाष्पीकरण। 93 इन डबल एंट्री सिस्टम द अकाउंटिंग इक्वेशन, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन था, सभी ने बहुत आसानी से दे दिया होगा। तो जो हमारी एसेट होती है किसकी इक्वल होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी की, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम बोलती है। 94 डेफिनेशन दे रखी है, इट एसेंशियली स्क्रैम्बल्स द इंफॉर्मेशन सो एज टू मेक इट्स इंटरप्रिटेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कह रहा इनमें से कौन सा है जो ये करता है कि जो हमारे, अगर मान लीजिए किसी को अपने इंफॉर्मेशन किसी दूसरी जगह पे भेजनी है, ठीक है, लेकिन वो कोड्स में भेजता है, तो इसमें हेल्प कौन करेगा, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंफॉर्मेशन है और वो कोड्स में भेजे, तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा, एंस्क्रिप्शन, उसको एंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, कि वो जटिल बना देता है, केवल जिसके पास भेजी है उस कोड्स को जो जानता है वही उसको समझ सकता है, तो उसको बोलते हैं एंस्क्रिप्शन। 85 अ कंपनी एक्स प्रोड्यूसेस वॉशिंग पाउडर, एक एक्स कंपनी है प्रोड्यूस करी वॉशिंग पाउडर, एडवर्टाइजेस अचीवमेंट टू द कंज्यूमर्स एंड क्लैरिफाई एनी मिसकंसेप्शंस और डाउट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी बिहाइंड सच एडवर्टाइजमेंट। मान लीजिए उससे कोई मिस्टेक हुई होगी, उस मिसकंसेप्शन को क्लैरिफाई कर रही है, तो ये किस तरह की एडवर्टाइजमेंट है, ये पूछा। क्या इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट के लिए, क्रिएट एंड एनहांस गुडविल ऑफ द फर्म, तो राइट इसमें या देखिए या तो बोथ है या नीदर है या फिर ओनली वन है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, फर्स्ट, ओनली टू, इससे उसकी गुडविल इंक्रीज हो रही है फर्म की। स्टेट विच जॉब कंप्यूटर डज नॉट डू फॉर इट्स यूजर इन काउंटिंग, इनमें से कौन सा काम है एक अकाउंटिंग के अंदर जो कंप्यूटर मतलब हेल्प नहीं करता यूजर के लिए। मेंटेन द पर्सनल डायरी, या जब पर्सनल, तो देखो अकाउंटिंग क्यों करते, किसी बिजनेस के लिए, फर्म के लिए करते, तो पर्सनल डायरी में हेल्प नहीं करता ये। इसके अलावा स्टॉक वैल्यूएशन में हेल्प करेगा, पैरोल एनालिसिस में करेगा, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में भी हेल्प करेगा। 97 स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन टेस्टिंग द लॉ ऑफ अदर साइंस, देखो जो स्टैटिस्टिक्स है, केवल स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक्स बहुत वास्ट है, इसके स्कोप बहुत ज्यादा है, जितनी भी साइंस है, जितनी भी थ्योरीज है, जितनी भी इन्वेंशन होते हैं, हर जगह ये काम आती है, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करती है, जितनी भी जो भी हम थ्योरीज लगाएंगे, प्रिंसिपल लगाएंगे, जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, ये हर जगह काम आती है स्टैटिस्टिक्स, ओके। विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्लेन इट प्रीशियसली, तो सबसे सही इसका सटीक व्याख्या किसने की है, तो ये बड़ी वाली देख लीजिए। सेकंड, स्टैटिस्टिकल मेथड एक्सट्रीमली यूजफुल, जितने भी स्टैटिस्टिक्स के मेथड हैं जो यूज करते हैं बहुत हेल्पफुल है किसमें फॉर्मुलेट करने में, हाँ, statistical methods are extremely useful in formulating and testing hypotheses and the development of new theories of science, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सेकंड। ओके 98 डैश मीन्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कौन सा है, ये पूछा है। तो वेटेड मीन है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है या एवरेज मीन। माय डियर फ्रेंड्स, जो हार्मोनिक मीन है ना, वो है इसका क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर ऑफ इन सीरीज, ओके। तो ये 1 अपॉन x प्लस 1 x2 प्लस 1 x3 इस तरह सोन करके 1xn हो जाता है, तो ये क्या बताता है, हार्मोनिक मीन बोलता है ऐसा, मतलब इसका फॉर्मूला है, ओके। 99 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग थ्रू न्यूज़पेपर इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एप्रोप्रिएट, कह रहा किसी की आप न्यूज़पेपर के थ्रू किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टाइज थ्रू द न्यूज़पेपर इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एप्रोप्रिएट, न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं करनी चाहिए। तो बैंकिंग की हो सकती है, सोप की भी हो सकती है, टीवी की भी हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट्स यूज बाय स्पेसिफिक प्रोफेशनल,
राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका 99 का? ए, सॉरी मतलब 100 a firm having high inventory turnover rate needs dash working capital। एक कंपनी है जिसकी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर है, हाई टर्नओवर का मतलब बहुत ज्यादा अच्छी सेल हो रही है उसकी, तो उसकी वर्किंग कैपिटल उसको क्या जरूरत ज्यादा रहेगी कम रहेगी, या रिक्वायर ही नहीं रहेगी, या वर्किंग कैपिटल कैन नॉट बी जज्ड विद द इन्वेंट्री टर्नओवर, ऐसा तो नहीं है। वर्किंग कैपिटल की कब जरूरत पड़ती है? अगर हमें वर्किंग कैपिटल लायबिलिटी कब लेते हैं हम? जब हमारे पास लिक्विडिटी नहीं होती। अगर हमारे पास टर्नओवर अच्छी आ रही है तो वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे? लेस। राइट ऑप्शन है 3। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।